अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़लस्तीन की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फास्ट फॉरवर्ड मोड में समझेंगे। ब्रिटिश डिक्शनरी के हिसाब से पैलेस्टाइन मुक़द्दस ज़मीन है जिसे कनान या उर्दू में किनान कहा गया, जो जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान में है। आपको मैं यहाँ मैप में बताऊँगी। आप देखें कि फ़लस्तीन का जो ये मैप है, इसमें राइट साइड पे आपको नेबुलस के बाजू में जॉर्डन रिवर दिखाई दे रही है। उसी के राइट साइड पर आप देखेंगे, राइट साइड यानी ईस्ट डायरेक्शन पर आप देखेंगे कि और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है लेबनान, फिर उससे लगकर सीरिया दिखाई दे रहा है हमको, और उसके नीचे की तरफ जॉर्डन दिखाई दे रहा है। तो ये है फ़लस्तीन और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़। ये जो 4 कंट्रीज़ अभी जो हम बात कर रहे थे ना, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन, यही 4 कंट्रीज़ और इसके आसपास के कुछ और इलाके भी इसमें आते थे, और इनको मिलाकर जो बनने वाला बड़ा इलाका, इसको मुल्क शाम कहा जाता था। फ़लस्तीन जो है अंबिया की सरज़मीन रही। कुरान में हम देखते हैं कि तकरीबन 25 अंबिया इकराम का ज़िक्र मिलता है, जिनमें ज़्यादातर इसी इलाके में पैदा हुए या फिर पैदा कहीं और हुए और फिर हिजरत करके इस इलाके में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले इसी इलाके की तरफ हिजरत की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 71 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हिजरत का जिक्र करते हुए अर्ज़ शाम को बरकत वाली जगह बताया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबील यानी आज का इराक़ जो है, यहाँ से नमरूद वाले वाक़ये के बाद अपनी वाइफ और लूत अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन की तरफ आते हैं। यह अराउंड 1800 BC की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो और सफ़र किए, जो हमको कुरान में मिलते हैं, इन्हें इब्न कसीर की किताब क़ससुल अंबिया में मौजूद इस मैप के ज़रिए समझा जा सकता है। लेकिन चूँकि हम हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन कर रहे हैं, तो हम उसी पे फोकस्ड रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जो उनकी बीवी हाजरा से पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से थे, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम इनकी बीवी हज़रत सारा से पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के सभी अंबिया इसहाक अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का में ले जाकर छोड़ा था, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम शाम के इलाके में ही थे। हज़रत इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल था, इनके 12 बेटे थे। उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबतुल्लाह की तामीर की, जबकि उसके तकरीबन 40 साल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की तामीर की थी। सूरह यूसुफ में मौजूद वाक़ये से हमें मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई डेज़र्ट में एक कुएं में ढकेल करके आ जाते हैं। मकसद उनका यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने का होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनको बचाना होता है। तो होता यह है कि वहाँ से वो मिस्र पहुँचा दिए जाते हैं। सूरह यूसुफ में ये पूरा वाक़या हमको मिलता है, और जब वो मिस्र पहुँचा दिए जाते हैं तो अज़ीज़ मिस्र उन्हें ख़रीद लेता है। कई सालों की मुश्किलात और कैद को बर्दाश्त करने के बाद वो मिस्र के गवर्नर बना दिए जाते हैं, और फिर हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने
फैमिली मेंबर्स को भी शाम से मिस्र में ही बुला लेते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और 11 भाइयों के साथ इजिप्ट में रहने लग जाते हैं। इस तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र में शिफ्ट हो जाते हैं और ये उनका एक अच्छा दौर होता है, खुशहाली वाला दौर होता है। बहुत सालों के गुज़रने के बाद ये तकरीबन 1250 बीसी में ये हो जाता है कि फ़िरऔन जो है वो बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना लेता है और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग जाता है। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निकाला। सूरतुल कसस की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने हमें फ़िरऔन के जुल्म व सितम से मुताल्लिक़ बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को लेकर रेड सी को क्रॉस करते हैं और सिनाई डेज़र्ट में दाखिल हो जाते हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 21 के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से कहते हैं कि ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस जगह में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए असाइन की है, और अल्लाह के लिए लड़ने से मना न करो वरना तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। ये मुक़द्दस जगह फ़लस्तीन थी जहाँ अल्लाह ने बनी इसराइल को दाखिल होने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो सिनाई डेज़र्ट में तकरीबन 40 साल तक भटकते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से सज़ा थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। इसी दौरान सिनाई डेज़र्ट में हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है और फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर जाते हैं। इसके बाद यूशा बिन नून बनी इसराइल को लीड करते हैं और फ़लस्तीन को कॉन्कर कर लेते हैं। तकरीबन 1186 बीसी में ये वाक़या होता है और इसको हम कह सकते हैं कि ये पस्ती से हुकूमत का सफ़र होता है यहूदियों का। इस तरह बनी इसराइल मिस्र यानी इजिप्ट से फ़लस्तीन रिटर्न हो जाते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने फ़लस्तीन पर हुकूमत की। ये तकरीबन 1004 बीसी का वाक़या है। इनके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही। काफ़ी साल बीतने के बाद मस्जिद अक्सा की दीवारें टूट चुकी थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर करवाई। इस इबादतगाह को यहूदी जो हैं वो टेम्पल ऑफ सोलोमन कहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना द गोल्डन एज ऑफ इसराइल कहलाता है। अल्लाह ने इस ज़माने में यहूदियों को उरूज अता किया था। तकरीबन 706 बीसी में असीरियन एम्पायर के अंडर में अब ये इलाका चला जाता है। ये असीरियन एम्पायर जो थे, इनकी रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो ये एंशियंट मेसोपोटामियम रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे। फिर उसके बाद 586 बीसी में बेबीलोन किंग बख्तनसर जो है ये जेरूशलेम पर हमला करता है। बख्तनसर जो होता है, इसके रिलीजन के बारे में बताया जाता है कि ये पॉलीथिस्टिक रिलीजन यानी एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने वाला था। इसका हमला बड़ा ज़बरदस्त होता है, खून खराबा हो जाता है इस पूरे इलाके में। इसराइलियों को ये बांध करके लेकर जाता है बाबील यानी इराक की तरफ। सूरतुल असरा की इस आयत 4 से मालूम होता है कि बनी इसराइल ने 2 मरतबा फसाद मचाया, सरकशी की। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बनी इसराइल ने आपस में इख्तिलाफ किया, शिर्क और बदकारी की, बेहयाई आम हो गई थी। वो अल्लाह की हिदायत को भूल गए थे, बुत परस्ती और अखलाकी बीमारियों का शिकार हो गए थे और गोया कि इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस अजाब में उन्हें मुब्तला किया। क्योंकि अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने इसका अंजाम बताया कि बनी इसराइल पर बड़ी ताकतवर मिलिट्री ने अटैक किया जो इनके शहरों में घुस गई, दूर तक फैल गए। ये अल्लाह का वादा था जिसे पूरा होना ही था। और अब बनी इसराइल बख्तनसर के इस हमले के बाद ज़वाल पजीर हो जाती है। कुछ सालों के बाद बख्तनसर कैदियों को रिहा कर देता है। ये फ़लस्तीन वापस लौट जाते हैं। तकरीबन 534 बीसी में
पर्शियन किंग साइरस की हुकूमत फ़लस्तीन में कायम होती है और इसी दौरान इबादतगाह को दोबारा से बनाया जाता है। जो टूट चुकी थी, अब उस इबादतगाह को दोबारा से बनाया जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फ़लस्तीन ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का मस्कन भी रहा। मरियम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के लिए डेडिकेट की थी। मौजज़ाती तौर पर मरियम अलैहिस्सलाम की कोख से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। 33 BC में जेरूशलम में रोमन एम्पायर कायम हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। उन्होंने उन लोगों को वो मौजज़े भी बताए जो अल्लाह ने उन्हें अता किए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात नहीं मानी और उन्हें सूली चढ़ाया गया। अल्लाह ताला ने उनको इस क्रूसिफिकेशन के वक्त ऊपर आसमान में उठा लिया और क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा। क्रिश्चियंस कहते हैं कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया, इसलिए इन लोगों की आपसी दुश्मनी भी है। सूरह निसा आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ईसा अलैहिस्सलाम न ही कत्ल किए गए और न ही क्रूसीफाई हुए, जबकि यहूदी या ईसाई ये समझते हैं कि वो क्रूसीफाइड किए गए। लेकिन इस मुतालिक हमको इस आयत में बात पता चलती है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब दुनिया में आएंगे तो दज्जाल का कत्ल करेंगे। ये क़यामत से पहले होगा। हमने देखा कि 33 BC के करीब जेरूशलम पर रोमन की हुकूमत थी। इस रोमन एरा के अंदर ही 70 AD में ये होता है कि रोमन किंग टाइटस जो है वो जेरूशलम में कत्ले आम करता है। हिस्टोरियन लिखते हैं कि एक ही दिन में तकरीबन 1,33,000 लोगों को कत्ल किया गया था। 68,000 के करीब लोग कैदी बनाए गए थे और यहूदी औरतों को वो लौंडियाँ बना लिया था उसने। मस्जिद अक्सा को शहीद किया था। ये यहूदियों का दूसरा ज़वाल था, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। इस वाक़ये के बाद यहूदी जेरूशलम से भागे और पूरी दुनिया में फैल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, ये सूरह माइदा आयत नंबर 20 में आपके सामने रख रही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी कौम, याद करो अल्लाह ने जो इनाम तुम पर किए। तुम्ही में से अंबिया आए, तुम्हें बादशाहत भी दी गई और तुम्हें वो दिया जो किसी और को न दिया। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने यहूदियों को बहुत सारी नेमतें दी थी और इसका ज़िक्र हमको कुरान में कई जगहों पर मिलता है। सूरह बकरा को भी अगर हम पढ़ें तो इसमें यहूदियों का ज़िक्र हमको मिलता है। इतनी सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको देने के बावजूद उन्होंने नाफरमानी की और इस वजह से वो मगदूब अलैह हो गए। अल्लाह का उन पर आज़ाब आया। ये इस वजह से भी था कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि इन्होंने नबियों को नाहक कत्ल किया था। अब जब ये अटैक होता है तो इसके बाद जो है, क्योंकि ये हम जैसे देख चुके हैं कि बहुत बड़ा भयानक अटैक था ये, और जिस तरह से जो है वो एक ही दिन में इतने ज़्यादा लोगों को टाइटस जो किंग था उसने कत्ल कर डाला था यहूदियों को, और उसके बाद जो है यहूदी पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। यहाँ से वो भाग खड़े होते हैं फ़लस्तीन से। यहूदियों के इस तरह अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में पनाह लेने के लिए लफ्ज़ डायस्पोरा का पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ। इसके बाद दुनिया में जब भी मास माइग्रेशन हुआ या फोर्स्ड रीलोकेशन हुआ तो इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल होने लगा। फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों का पहला किबला था। किबला यानी डायरेक्शन। हमारी इबादत के लिए जिस डायरेक्शन, जिस रुख की तरफ हम खड़े होकर के इबादत करते हैं उसे किबला कहा जाता है। फिर अल्लाह के हुक्म से ये होता है कि किबला चेंज हो जाता है और मस्जिद अक्सा की तरफ से अब चेंज होकर के काबतुल्लाह को किबला बनाया जाता है। अगर मैप में हम देखें तो मदीने की ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मस्जिद अक्सा है
और नीचे की तरफ मतलब साउथ डायरेक्शन में काबतुल्ला है। तो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से किबला जो है वो हमारा बदल जाता है। ये तकरीबन 17-18 महीने हो जाने के बाद मदीना में जो है ये चेंज ऑफ किबला होता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा व मेराज के सफ़र के दौरान मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की थी। अल्लाह ताला ने सूरे इसरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रात के सफ़र का जिक्र किया है और कहा है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र कराया और हमने इस मस्जिद के आसपास बरकत रखी है। तो इस आयत से मालूम ये हुआ कि ये ज़मीन बरकत वाली ज़मीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को इसरा यानी रात का सफ़र और मेराज यानी बुलंदियों वाला आसमानों का सफ़र कहा गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर बैठकर किया था। इस सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। इस तरह फ़लस्तीन तमाम अंबिया इकराम की ज़मीन हो गई। 638 एडी में उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत में अरबों ने यरूशलेम को अपने कब्ज़े में ले लिया। बग़ैर किसी जंग के उमर रज़ी अल्लाह को फ़तह हासिल होती है इस जंग में, जबकि अब तक यरूशलेम को हासिल करने के लिए जो भी जंगें लड़ी गई थी वो बहुत ज़्यादा खून बहाने वाली जंगें थीं। अब तक जितनी भी जंगें लड़ी गई जो हमने अभी देखा, सारी फ़लस्तीन की इस सरज़मीन को हासिल करने के लिए जंगें हुई और बड़ा खून खराबा हुआ। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह जो है वो इस ज़मीन को बिना किसी जंग के हासिल कर लेते हैं। हिस्टोरियन यहाँ तक बताते हैं कि इस खित्ते ज़मीन के लिए जो कत्ल और गारतगिरी हुई वो दुनिया के किसी भी हिस्से को हासिल करने के लिए नहीं हुई। उमर रज़ी अल्लाह बिना किसी खून खराबे के इस इलाके को हासिल भी कर लेते हैं, फिर मस्जिद अक्सा के इलाके को साफ़ सुथरा करके वहाँ मस्जिद अल किबली की तामीर करवाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह के दौरे हुकूमत के बाद से फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस सब एक साथ मिलकर पीसफुली रहते थे। इस वक्त फ़लस्तीन में जो लोग रहा करते थे वो दी इंडिजिनस पैलेस्टीनियंस थे, यानी वो लोग जिनके आबा व अजदाद वहीं पैलेस्टाइन में ही पैदा हुए और वहीं पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी थी। तकरीबन 1099 एडी में सलीबी जंग शुरू होती है। हिस्टोरियन ने लिखा है कि खून की नदियां बही थी इस वक्त यरूशलेम में, घोड़ों के घुटनों तक खून था। सोचें आप कि किस तरह की कत्लो गारतगिरी हुई होगी वहाँ पर। क्रूसेडर्स ने मुस्लिम्स, ज्यूज़, क्रिश्चियंस सभी का कत्लेआम किया और फिर यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। तकरीबन 88 ईयर्स तक इन्हीं के कब्ज़े में रहा पैलेस्टाइन। फिर उसके बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन ने यरूशलेम पर हमला किया और उसको फ़तह कर लिया। फ़लस्तीन अब दोबारा से मुस्लिम हुक्मरानों के अंडर में आ जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब यरूशलेम को फ़तह किया तो उन्होंने वहाँ के ईसाइयों से कोई बदले की कार्रवाई नहीं की, नाहक कत्ल नहीं किया। जो क्रिश्चियंस वहाँ से जाना चाहते थे उन्हें इजाज़त दे दी गई कि वो अपना सामान जो भी साथ लेना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं अपना सामान, वो लेकर जाएं। जो वहाँ रुकना चाहते थे उन्हें उनकी जान व माल और इबादत गाहों की हिफाजत की ज़मानत यानी गारंटी दी गई। अब तकरीबन 1914 तक 1914 तक सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर की फ़लस्तीन पर हुकूमत रहती है। उनका कैपिटल कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल रहा, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। इस तरह असीरियन, फिर बेबीलोनियन, उसके बाद पर्शियन, फिर उसके बाद रोमन और उसके बाद ओटोमन एम्पायर ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की। लेकिन 1880 में ज़ियोनिस्ट थॉट इमर्ज होने के बाद
1881 से लेकर 1903 तक तकरीबन 85,000 ज़ायोनिस्ट जो होते हैं वो फ़लस्तीन में माइग्रेट हो गए। ज़ायोनिस्ट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है। दिस मूवमेंट emerged to enable establishment of a homeland for Jewish people in Palestine. 1896 में थियोडोर हर्जल ये एक प्लान प्रपोज करते हैं कि कैसे पैलेस्टाइन में जेविश स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए। इस तरह पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म बाकायदा शुरू हो जाता है। 1897 अगस्त में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट का पहला मैनिफेस्टो भी जारी हो जाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटेन का साथ देता है और बदले में उसे यूरोप का कुछ इलाके का वादा किया जाता है। जबकि टर्की जो होता है वो जर्मनी के साथ होता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाता है। 1917 में जेरूशलम को ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं। 1917 में ब्रिटेन के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी बाल्फोर होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज्यूज़ को कमिट करते हैं कि ब्रिटेन आपको पैलेस्टाइन में होमलैंड दे देगा। तकरीबन 1400 साल तक इस्लामिक रूल्स के अंडर में रहने के बाद फ़लस्तीन अब, क्योंकि ओटोमन टर्क्स जो हैं, टर्की जो है वो हार चुका है, इसलिए उसके हारने के बाद अब ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में फ़लस्तीन चला जाता है। 1917 के फ़लस्तीन के इस मैप में हम देख सकते हैं कि उस वक्त सिर्फ 6% ज्यूज़ जो हैं वो फ़लस्तीन में रहते थे। 1919 में ब्रिटेन जेविश इमिग्रेशन को फॉर्मली शुरू करता है। शिप्स के ज़रिए यहूदी फ़लस्तीन पहुंचने लगते हैं। 1918 में अगर यहूदियों की आबादी फ़लस्तीन में 6% थी, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो 1947 तक बढ़कर 33% हो जाती है। ये जेविश इमिग्रेशन की वजह से होता है। इसी दौरान ज़ायोनिस्ट गैंग्स जो हैं वो फ़लस्तीन में बनते हैं, जो फ़लस्तीन के लोकल लोगों को टेरराइज़ करते हैं, और इसी दौरान ज़्यादा यहूदियों को स्मगल भी किया जाता है फ़लस्तीन के अंदर। ये जो ज़ायोनिस्ट गैंग्स थे, हगना 1920 में जो है ये गैंग बनता है, और ये छुप छुपा करके जो है वो टेरराइज़ करते थे फ़लस्तीनियों को। लेकिन इसके बाद 1931 में इरगुन, ये जो गैंग होता है ना, ये छुप छुपा कर नहीं, ये खुलेआम बाकायदा अपने साथ हथियार लिए हुए फ़लस्तीन में घूम करके फ़लस्तीनियों को टेरराइज़ किया करते थे। इसके 9 साल के बाद ही लेही एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक ज़ायोनिस्ट गैंग जो है वो बनता है, और ये और ज़्यादा जो है वो टेरराइज़ करते हैं फ़लस्तीनियों को। ये गैंग्स एक्चुअली क्या करते कि हाथों में इनके हथियार होते और फ़लस्तीन में हथियारों के साथ घूमते, फ़लस्तीनियों से इनकी ज़मीन हासिल करने के लिए इनको परेशान करते। इसी दौरान 1920 में जर्मनी में नाज़ी पार्टी बनती है और एंटी सेमिटिक सेंटिमेंट्स ग्रो होते हैं। एंटी सेमिटिक मतलब यहूदियों के ख़िलाफ़। 1933 में हिटलर जो है वो जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं। 1939 में हिटलर तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज़ को होलोकॉस्ट के ज़रिए मार डालते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक यहूदियों का फ़लस्तीन में इमिग्रेशन इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ ज्यूज़ को हिटलर परेशान कर रहा था, इसलिए वो भाग करके यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन आ जाते हैं। अब ये यहूदी जो हैं वो बढ़ करके तकरीबन 4 लाख हो जाते हैं फ़लस्तीन में।
और उनकी जो है फ़लस्तीन पहुंचने के इस तरह के वीडियोस जो यहूदी जर्मनी से भागकर फ़लस्तीन में आते हैं, ये हमको सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। और फ़लस्तीन के लोगों की तरफ से यहूदियों की मदद करने की बात भी इन वीडियो से हमको मालूम होती है। जब हिटलर के ज़रिए बर्बाद किए गए यहूदी समंदरी रास्ते से फ़लस्तीन पहुँचे थे, तो फ़लस्तीनियों के ज़रिए उन्हें टेरराइज़ किया गया, ऐसी रिपोर्ट्स कहीं भी हमें नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। आप देखें कि ये एक वीडियो है और ये वीडियो होलोकॉस्ट सर्वाइवर एक बूढ़ी यहूदी औरत का है। एक इंटरव्यू में ये बता रही है कि हम इटाली से पैलेस्टाइन पहुँचे थे, तब इज़राइल तो था ही नहीं। इज़राइल ये कंट्री उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब हम इटाली से पैलेस्टाइन पहुँचे थे। अब ये 22 जुलाई 1947 को देखिए कि क्या हो जाता है कि ज़ायोनिस्ट गैंग इरगुन, जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, इनकी तरफ से पैलेस्टाइन की सिटी जेरूशलम में मौजूद किंग डेविड होटल में बम धमाका होता है। तकरीबन 93 लोग मारे जाते हैं, जिनमें ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14 जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं। न्यूज़पेपर में लिखा है कि बॉम्ब प्लांटेड बाय जेविश टेररिस्ट्स। तो इवन उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने भी ये बात वहाँ पर मेंशन की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन फ़लस्तीन के इशू को यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर देता है। यूएन फ़लस्तीन को 2 पार्ट्स में पार्टीशन करता है, एक अरबों को और दूसरा यहूदियों को। यहूदी इस पार्टीशन से खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 55% पैलेस्टाइनियन पार्ट जो है वो मिलता है, जबकि यहूदियों का पॉपुलेशन अब बढ़कर 34% हुआ था फ़लस्तीन के अंदर। फ़लस्तीनियों ने इस पार्टीशन को रिजेक्ट किया। उनकी अपनी कंट्री में किसी और कौम को 55% पोर्शन दिया गया, तो ऑब्वियसली वो तो खुश नहीं होंगे इस पार्टीशन प्लान से। जेरूशलम जो इंटरनेशनल कंट्रोल में दे दिया गया था, तो यहाँ पर आप देखें कि ये प्लान जो यूएन पार्टीशन प्लान है, इसमें आपको दिखाई तो दे रहा है कि अरब स्टेट को 45% जो है वो दे दिया गया था, लेकिन उसी में से तकरीबन 1% जो है वो जेरूशलम ओल्ड सिटी के लिए दिया गया था। तो मतलब तकरीबन 44% ही आप कह लें कि इन लोगों के पास आया था, और 55% जो है वो जेविश स्टेट थी। और ये जो जेरूशलम था ये अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल जो है यूएन की तरफ से दे दिया गया था। ये प्लान कभी भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1947 में ब्रिटेन पैलेस्टाइन से चला जाता है, यूएन के ज़रिए पैलेस्टाइन को 2 टुकड़ों में बांटकर, ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिशर्स ने 1947 में ही इंडिया के भी 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को अलग कर दिया था और इंडिया छोड़ करके चले गए थे। यही कहानी वहाँ पर भी होती है। 1948 मई में इज़राइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीन की जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ जो थीं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने इज़राइल को एक स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, और वो लोग क्या करते हैं, इज़राइल पर अटैक कर देते हैं। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान, ये नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं पैलेस्टाइन के, ये सब ने मिलकर इज़राइल पर अटैक किया था। लेकिन उस वक्त भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से इज़राइल ने ये वॉर जीत लिया था। लेकिन इस वॉर में तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ये वॉर अरबी के लफ्ज़ अल नकबा से जाना जाता है। अल नकबा का मतलब होता है डिसास्टर, कैटास्ट्रोफ। नकबा refers to the ethnic cleansing of Palestine in 1948 by Zionist militants to make way for the
क्रिएशन ऑफ इज़राइल। आइए मैप के ज़रिए इस वॉर के रिजल्ट्स को समझते हैं। हिस्टोरिक पैलेस्टाइन को एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ देखें, कोई जेविश लैंड आपको दिखाई ही नहीं दे रही है। जो 1920 का प्री 1920 आप देख लें मैप में, ये फ़लस्तीन है, पूरा का पूरा पर्पल। देयर इज़ नो जेविश स्टेट इनसाइड। जबकि आप मैंडेटरी पैलेस्टाइन अगर देखें 1922 से लेके 1948 का, अब इस मैप में अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक डॉट्स जो हैं वो यहूदी जिनको ला करके ब्रिटेन ने बसाया था। ठीक, अब उसके बाद जो है यूएन पार्टीशन प्लान 1947 को अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया ज्यूस को जो है वो चला गया। पोस्ट नकबा मैप को आप देखें कि इसराइल और फिर ज़्यादा जो है वो पैलेस्टीनियन एरिया को ऑक्यूपाई कर देता है। यानी वो जो यूएन पार्टीशन प्लान होता है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय वो जो जंग होती है उसके बाद जो है पोस्ट नकबा का आप देखें ये वाला मैप, इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े फ़लस्तीन के पोर्शन पे जो है अब इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है। अब जब ये तकरीबन 7.5 लाख जो हैं फ़लस्तीनी निकाले जाते हैं अपने ही घरों से, तो ये हो जाता है कि ये लोग अब अपने घरों से निकल कर जो है ये रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लग जाते हैं। 78% फ़लस्तीन पर अब इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा लिया था। रिमेनिंग 22% एरिया को भी फ़लस्तीन के 2 पार्ट्स में इसराइल ने डिवाइड किया था। एक वेस्ट बैंक जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और दूसरा था गाज़ा स्ट्रिप। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जाते हैं। 530 जो हैं विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ग्रीन डॉट्स जो आप देख रहे हैं वो सभी फ़लस्तीन के विलेजेस हैं जिनको बर्बाद किया गया। 80% अराउंड फ़लस्तीनियों को उनके मुल्क से बाहर कर दिया गया। आज तकरीबन 5.8 मिलियन फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। यानी जिनकी अपनी ज़मीनें थीं, जिनका अपना मुल्क था, आज वो अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से, अपने घर से बाहर हो गए हैं। इसके बाद 1967 में इसराइल ने इजिप्शियन और सीरियन एयर फोर्सेस पर अटैक किया और ये एक सरप्राइज़ अटैक था। इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला का कंट्रोल अपने हाथों में लिया, वेस्ट बैंक से जॉर्डेनियन आर्मी को निकाल बाहर किया और सीरिया से गोलान हाइट्स को ले लिया। इस तरह से अब आप मैप में देख रहे हैं कि चेंजेस आ गए हैं। 1967 के इस वॉर में इसराइल ऑल ऑफ हिस्टोरिक पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई करता है और तकरीबन 3 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर देता है। इजिप्शियन एंड सीरियन लैंड जो इसराइल ने इस वॉर में ऑक्यूपाई की थी वो मैप में आपको दिखाई दे रही है। जो लाइट ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ गोलान हाइट्स और नीचे की तरफ जो है वो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। 1969 में फतेह ग्रुप के यासर अरफात जो होते हैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का कंट्रोल ले लेते हैं। इनके अंडर कई सालों तक इसराइल के अगेंस्ट गोरिल्ला वॉर लड़े गए। इन वॉर्स का मकसद फ़लस्तीन को आज़ाद कराना था। 1973 में, ये 6 अक्टूबर 1973 की बात है, रमज़ान का महीना था और उस वक्त इजिप्ट और सीरिया इसराइल पर अटैक करते हैं। इस वॉर को जो है वो योम किप्पूर वॉर कहा जाता है। योम किप्पूर जो है वो इसराइलियों का फेस्टिवल है।
ये वॉर चल रहा होता है। फिर यूएन के इंटरवेंशन के बाद 26 अक्टूबर को सीज़ फायर हो जाता है। 1979 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान पीस ट्रीटी साइन होती है। 1979 तक किसी भी अरब स्टेट ने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया था, लेकिन इस पीस ट्रीटी के बाद ये होता है कि इजिप्ट इसे रिकग्नाइज करता है और इसके बदले में इसराइल सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट को वापस कर देता है, जो इसराइल ने 1967 के वॉर में ऑक्यूपाई किया था। लेकिन गोलान हाइट्स जो ईस्ट जेरूशलम जो है वो अब भी इसराइल के कब्ज़े में हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इल्लीगल हैं। इन पर अभी तक जो है वो इसराइल का कब्ज़ा है। 1987 में इसराइली ऑक्यूपेशन जो है उसके अगेंस्ट में पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई। उसे अरबी के लफ्ज़ इंतफादा से रेफ़र किया गया। इंतफादा का मतलब होता है शेक ऑफ। ये फर्स्ट इंतफादा जो थी वो 1987 से लेके 1990 तक हुई थी, जिसमें तकरीबन 1500 फ़लस्तीनी मारे गए थे। अच्छा, इसी दौरान 1987 में हमास मूवमेंट एक इमाम शेख अहमद यासीन और उनके साथी अब्दुल अजीज़ जो हैं ये गज़ा में फॉर्म करते हैं। 1993 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीन की पार्टी PLO के लीडर यासर अरफात के बीच पीस एग्रीमेंट करवाते हैं। इस एग्रीमेंट के नतीजे में PLO इसराइल को रिकग्नाइज़ करता है और इसराइल गज़ा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की हुकूमत को तस्लीम करता है। पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को गवर्न करने के लिए PA यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को क्रिएट किया जाता है। यासर अरफात PA के फर्स्ट लीडर बनते हैं। इस पीस एग्रीमेंट को ओस्लो अकॉर्ड्स 1993 कहा गया। ओस्लो इस प्लेस का नाम है जहां दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, और अकॉर्ड इसलिए कहा गया, इसको अकॉर्ड कहते हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस। ये एग्रीमेंट जो है वो वॉशिंगटन DC में साइन हुआ था। वाइट हाउस के बाहर की ये तस्वीर जो है वो बहुत मशहूर हुई थी। ओस्लो अकॉर्ड के हिसाब से वेस्ट बैंक को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया, एरिया A, B एंड C। आप देखें कि पूरे किडनी शेप्ड में सिर्फ 18, जो किडनी शेप्ड मैं बात कर रही हूँ वेस्ट बैंक की, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पूरा का पूरा किडनी शेप्ड वेस्ट बैंक जो है उसमें सिर्फ 18% फ़लस्तीनियों को के अंडर कंट्रोल दिया जाता है। ये एरिया A जो आप देख रहे हैं, जबकि एरिया B जो है वो उसमें रहेंगे तो फ़लस्तीनी, लेकिन वो अंडर कंट्रोल होगा इजराइलियों के, जबकि एरिया C जो है वो पूरा का पूरा इजराइलियों का, वही लोग उसमें रहेंगे और वो उन्हीं के अंडर कंट्रोल रहेगा। तो इस एग्रीमेंट के बाद आप देखें कितना कम पोर्शन जो है ये वेस्ट बैंक से जो है वो फ़लस्तीन के पास बाकी रह जाता है। 2000 से 2005 तक सेकेंड इंतफादा यानी अपराइजिंग हुई, जो फर्स्ट इंतफादा से ज़्यादा वॉयलेंट थी। 2005 में इसराइल गज़ा से अपने सेटलमेंट्स को खाली करवाता है, अपने ट्रूप्स को गज़ा से बाहर करता है और वेस्ट बैंक को इसराइल से सेपरेट करने के लिए सिक्योरिटी वॉल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। गज़ा की हमस और वेस्ट बैंक की फतह के बीच 2007 में झड़पें होती हैं, जिसके बाद दोनों अपने एरियाज़ को डिवाइड कर लेते हैं। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की लीडरशिप में PA और गज़ा में इस्माइल हानिया की लीडरशिप में हमस, इस तरह से। वहीं 1972 से लेके 2018 तक इजरायली सेटलर ग्रोथ बढ़कर 7 लाख के करीब हो जाती है, जो 2020 में 7.5 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब कि इतने सारे इजरायलीज आउट ऑफ फ़लस्तीन आ करके फ़लस्तीन के अंदर बसते हैं, इनके सेटलमेंट्स बनते हैं वहाँ पर। यहूदी
एटलीस्ट 250 सेटलमेंट्स जो वेस्ट बैंक में बनाए गए हैं इसमें रहते हैं। ये सेटलमेंट सभी वेल प्लान, फ़लस्तीन की खूबसूरत ज़रख़े ज़मीन पर बनाए गए हैं। इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्लानिंग के साथ में बेहतरीन तरीके से पक्के मकानात बनाए गए हैं। खूबसूरत फ़लस्तीन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2018 जनवरी में क्या होता है कि एक फ़लस्तीनी जो जर्नलिस्ट भी होते हैं और पोएट भी, उनका नाम है अहमद अबू अरतेमा, ये फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं। इसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ पर। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ क्या करते थे, हर जुमा को इसराइल की बनाई हुई फेंस के पास जाते और कहते कि हमें हमारे प्री 1948 वाले घरों में वापस जाना है, आप हमें इस फेंस से बाहर निकालो और हमको हमारे अपने घरों में, जो पुराने हमारे घर थे जहां हम रहते थे, वहां जाने की इजाज़त दे दो। आप देखें कि फ़लस्तीनियों ने किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है, किस तरह का एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और ये हर जुमा को करते रहे। तकरीबन 1 साल के अंदर ही जब ये प्रोटेस्ट चला तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो प्रोटेस्ट, इसको जो है वो द पैलेस्टीनियन ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न ये कहा गया था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और औरतें भी थे। ये 266 है यहाँ पर मेंशन, और उसी तरह से तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। बुलेट से ज़ख्मी होने वाले लोग भी थे, जबकि टीयर गैस से परेशान किए गए लोग भी थे। और ये जो लोग ज़ख्मी हुए थे ना, इसमें से तकरीबन 1500 लोग ऐसे थे जिनके हेड और नेक पे इंजरीज थी, जबकि तकरीबन 700 लोग ऐसे थे जिनके चेस्ट और बैक पे इंजरीज थी, यानी सीधे बुलेट्स जो है उनको वहाँ पर मारी गई थी। और जबकि 624 तकरीबन ऐसे थे जिनके स्टमक एंड पेल्विस एरिया में बुलेट्स मारी गई थी। और अपर पोर्शन पे तकरीबन 2200 लोगों की, जबकि लोअर पोर्शन पे तकरीबन 7700 लोगों की बुलेट्स लगी थी। ये सारे लोग बिना कोई हथियार लिए सिर्फ फेंस पे जाकर ये बोल रहे हैं कि हमें हमारे अपने घरों में जाने दिया जाए। उसके बदले में इनको ये बुलेट्स मिल रही थी। ठीक, तो ये इस वक्त भी आप देखें कि जर्नलिस्ट भी मारे गए थे, एम्बुलेंसेस पे भी हमले हुए थे, मेडिकल कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो ये था द पैलेस्टीनियन ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, वहाँ पर भी गोलियाँ चलाई गई थी। 2020 में इसराइल जो है वो जॉर्डन वैली पर भी कब्जा कर लेता है। अब आप देखें कि जो वेस्ट बैंक था, एक किडनी शेप पोर्शन हमको जो वहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब आप देख रहे हैं कि वो किडनी शेप पोर्शन राइट साइड से टुवर्ड्स जॉर्डन साइड, जॉर्डन रिवर से टच होके ही जो जगह है आप देखें कि वो ब्लू हो चुकी है अभी। दैट मीन्स वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पोर्शन जो है वो इसराइल ने ले लिया है। आप देखें कि जॉर्डन रिवर के बिसाइड का इलाका है, यानी ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो ऐसे फर्टाइल एरिया पर इसराइल जो है वो अपना कब्ज़ा जमा लेता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो फ़लस्तीनियन जो वेस्ट बैंक में रहते थे उनको कम्प्लीटली एनसर्कल कर लेता है, उन लोगों को घेर देता है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि फ़लस्तीनियों का जो पानी है और एग्रीकल्चरल जो रिसोर्सेज हैं उनको वो कट कर देता है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि जॉर्डन रिवर है, वहाँ से पानी मिल सकता है, वो एक फर्टाइल एरिया है, तो उस पर कब्ज़ा जमा के, पानी पे कब्ज़ा जमा के अब उनके वाटर रिसोर्सेज पर भी इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पर भी। और इन्हीं इलाकों में फिर वो क्या करता है, इसराइल अपने कंस्ट्रक्शंस को, जो इलीगल उसके सेटलमेंट्स हैं, उनको स्पीड अप करने लग जाता है। आप इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं लॉस ऑफ लैंड जो है वो फ़लस्तीन का कैसा हुआ है। और गौर से देखें, यहाँ पर लेफ़्ट साइड का 1947 वाला मैप अगर आप देखें तो फुल ग्रीन है,
और उसके बाद आप देखें कि 1947 वाला, उसके बाद 67 वाला और अब प्रेजेंट वाला, तो आप ये देखेंगे जो फुल ग्रीन फ़लस्तीनियों की जो लैंड थी, पूरे के पूरे ग्रीन, यानी फ़लस्तीनी लोग वहाँ रहते थे। अब जो है वो प्रेजेंट वाले में राइट साइड वाला, अगर आप एक्सट्रीम राइट का अगर मैप देख रहे होंगे तो हार्डली ग्रीन पार्ट आपको दिखाई देता है, यानी पूरे फ़लस्तीन में फैले हुए इतने फ़लस्तीनियों को निकाल करके या तो बाहर किया गया या इस कम इलाके में रहने पर ज़बरदस्ती मजबूर किया गया है। आप न्यूज़पेपर रियोटर्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें जो है वो उन्होंने ये बताया है कि पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन है, और ये रिपोर्ट आप देखें कि जुलाई 11, 2023 की है, वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया गया है, फ़लस्तीनी जिस तरह से वहाँ पर रहते हैं। इस रिपोर्ट को आपको ज़रूर जा कर के पढ़ना चाहिए। ये ओपन एयर प्रिजन क्यों कहा गया, इसको आप और आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। 2007 में क्या हो जाता है कि इज़राइल जो है पूरा का पूरा गाज़ा को ब्लॉक कर लेता है, और उसके पूरे चारों तरफ से वो एक दीवार, फेंस बना लेता है। वेस्ट बैंक में भी वो यही चीज़ करता है, और अगर फ़लस्तीनियों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है, स्पेशली गाज़ा में, तो गाज़ा के अंदर भी प्रॉब्लम, इसलिए कि बहुत सारे चेक पॉइंट हैं वहाँ पर, आगे चल के हम उसको भी देखेंगे। ये देखें आप कि इस में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जो गाज़ा स्ट्रिप है, इसमें तकरीबन 2.3 मिलियन नियर अबाउट टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 50% चिल्ड्रन हैं, और उसी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर 1.7 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं जो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। टोटल इलाका सिर्फ 365 किलोमीटर स्क्वायर है, और बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो एरिया है वो ये गाज़ा स्ट्रिप है। 95% अगर आप इसमें देखें तो लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं। 81.5% जो है यहाँ पर गरीबी है। उसी तरह से आप देखें कि फूड इनसिक्योर, ये आपको 63% यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह से 45% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो इनको मसला ही रहा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप यहाँ पर देखें तो 46% है, ये जो बहुत ज़्यादा है। 16 साल हो चुके हैं इस ब्लॉकेट को, और इन 16 सालों के दरमियान गज़ा पर जो है 5 बार हमले किए गए। 2008-2009 में ये जो हमला हुआ था तकरीबन 23 दिनों तक चला था। 2012 में जो इसराइल ने हमला किया था तकरीबन 8 दिनों तक चला था। 2014 का जो हमला था वो तकरीबन 50 दिनों तक रहा। 2021 का जो था वो तकरीबन 11 दिनों तक चला, और 2023 का जो है ये अभी अक्टूबर 7, 2023 को से जो स्टार्ट हुआ है, 2 महीने हो चुके हैं आज, लेकिन अब भी वो जो हमले हैं इसराइल के गज़ा पर, फ़लस्तीनियों पर, वो जारी हैं। यहाँ आप गज़ा स्ट्रिप को देख पा रहे हैं। गज़ा स्ट्रिप जो है वो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ गाज़ा है, और फिर बीच में गज़ा सिटी है। फिर जो है नीचे की तरफ अगर आप देखें तो खान यूनिस एंड रफ़ा है, रफ़ा बॉर्डर, रफ़ा क्रॉसिंग जो बोलते हैं, जहाँ से कभी कभार ये खुलता है तो फिर इन लोगों को बाहर जाने की इजाज़त होती है, इलाज के लिए या पढ़ाई के लिए या कुछ और ऐसे ज़रूरी काम के लिए। तो ये आप मैप देखें, कितनी छोटी सी स्ट्रिप है, और हालांकि ये सी टच है, लेकिन ये ब्लॉकेट जो है वो इस तरह की है इसराइल की कि ये फ़लस्तीनी इस समंदर में जाकर मछलियां भी ज़्यादा दूर तक पकड़ नहीं सकते। इनका हवाई सफ़र, इनका समंदरी सफ़र, इनका जो है रास्तों से डायरेक्ट अगर ये सफ़र करना चाहें, हर तरह से जो है वो इन पर पाबंदी है। ये वो रेफ्यूजी कैंप्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, और ये तकरीबन 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं जो 58 ऑफिशियल रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। वेस्ट बैंक में ये कैंप्स हैं, गज़ा में ये कैंप्स हैं, लेबनान में हैं, सीरिया में हैं, उसी तरह से जॉर्डन में भी हैं।
फ़लस्तीनियों की अगर बात करें तो हाल ही में ये एक रिपोर्ट आई थी जिस हिसाब से हमको मालूम होता है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं। गज़ा और वेस्ट बैंक के अलावा अरब कंट्रीज़ में जो ये रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह में चले गए हैं ये तकरीबन 6.5 मिलियन हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तकरीबन 0.8 मिलियन जो फ़लस्तीनी हैं वो जा चुके हैं। वहीं अगर ज्यूस की बात करें तो यहूदी जो हैं इज़राइल में तकरीबन 6.7 हो चुके हैं अब, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 5.7 मिलियन यहूदी रहते हैं। वहीं दूसरी और कंट्रीज़ में तकरीबन 1.5 मिलियन, जबकि फ़्रांस में तकरीबन 4.5 लाख और कनाडा में तकरीबन 4 लाख यहूदी जो हैं वो रहते हैं। अब बात आगे करते हैं। हम लोगों ने वेस्ट बैंक को देखा, किस तरह से जो है उस पर इज़राइल का कंट्रोल है। उसी तरह से हमने अभी गज़ा स्ट्रिप को देखा। तीसरा पार्ट जो यहाँ पर है वो है जेरूशलम, और ये भी एक डिवाइडेड सिटी बना के रख दी गई है। ईस्ट जेरूशलम को अलग कर दिया गया, वेस्ट को अलग कर लिया गया, और वहीं ओल्ड सिटी जो है वो एक अलग है। आगे बढ़कर हम उसको भी देखेंगे। ये ओल्ड सिटी जो है इसको भी इस तरह से डिवाइड किया गया है 4 क्वार्टर्स में। पहला क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर है, दूसरा जेविश क्वार्टर है, तीसरा अर्मेनियन क्वार्टर है और चौथा क्रिश्चियन क्वार्टर है। अर्मेनियन भी क्योंकि यहाँ रहते थे इसलिए उनका क्वार्टर भी बना दिया गया। अगर मुस्लिम क्वार्टर की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो आप देखें कि जो मुस्लिम क्वार्टर है उसमें जो एक पार्ट है वो हरम अल शरीफ का है। मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है वो वहाँ पर कुब्बत अल सकरा है जो गोल्डन डोम है, और उसी तरह से मस्जिद किबली बनी हुई है, और फिर वहीं उसको लग करके जो है वो वेलिंग वॉल है, और ये जेविश क्वार्टर आ जाता है। आगे बढ़ के इसको और अच्छे से समझते हैं। आप देखें कि किस तरह से जो है वो अलक्सा मॉस्क का जो कैंपस है वो हम देखेंगे। ये अलक्सा कंपाउंड, मॉस्क कंपाउंड इसको कहा जाता है, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, और इसमें जो 2 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है वो डोम ऑफ द रॉक है, जो गोल्डन डोम हमको दिखाई देता है, और जो 3 नंबर लिखा हुआ है वो किबली मॉस्क है, और जबकि जो 4 नंबर लिखा हुआ है वो दीवार गिरिया वेलिंग वॉल है जहाँ पे यहूदी खड़े रह के इबादत करते हैं। ये फ़ोटो के ज़रिए हम समझ सकते हैं इसको। और ये जो हम बात कर रहे थे वो दीवार जिसकी तरफ रुक करके जो यहूदी हैं वो इबादत करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और तौरा पढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक पैलेस्टीनियन की लाइफ कैसी होती है पैलेस्टाइन में। यहाँ हम थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी फेंस की जो बात कर रहे थे, ये वेस्ट बैंक में जो है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये सेपरेशन वॉल जो है तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी है, और ये पूरे वेस्ट बैंक को आप देख रहे हैं कि पूरे वेस्ट बैंक को घेरे हुए है। अंदर जो है वो फ़लस्तीनी रहते हैं, और इन लोगों की सेटलमेंट्स भी अंदर हैं, लेकिन इस तरह से जो है फ़लस्तीनियों को घेर लिया गया, और इनका जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लिमिट कर दिया गया है फ़लस्तीनियों के। उसी तरह से इस तरह की चेक पोस्ट्स बनी हुई हैं, और ये तकरीबन वेस्ट बैंक में 140 चेक पोस्ट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं। यहाँ बाकायदा चेकिंग होती है, लोगों की रुकाया जाता है, और फिर अगर मर्ज़ी होती है तो आगे भेजते हैं, वरना जो है वो रोक दिया जाता है। बाज़ दफ़ा जो मरीज़ होते हैं इलाज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यहीं रोक दिए जाने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। आप देखें कि ये रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट है। फ़लस्तीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस करना चाहते हैं। बाज़ लोग अपने इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता। इस तरह से कितनी ही बार उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता बाहर। फिर उसी तरह से न सिर्फ इतना, बल्कि फ़लस्तीनियों के अपने घर जो बने हुए हैं उन पर भी कब्ज़ा जमाते हैं। जैसे ये एक वीडियो जो है
अल जज़ीरा का। आप देखें तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो राइट साइड पे फ़लस्तीनी हैं, और सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है वाइट शर्ट में, उस यहूदी से कह रहे हैं कि ये हमारा घर है, तो और हमारे घर को स्टील करने का, चोरी करने का किसी को भी जो है वो परमिशन नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो कोई और यहूदी आके चोरी कर लेता, मतलब वो निकलने तो तैयार नहीं है यहाँ से। फिर इस फ़ोटो में आप देखें, ये बूढ़ा और बूढ़ी, जो बूढ़ा आपको व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है, और ये जो बूढ़ी है ये फ़लस्तीनी जोड़ा है, और ये जो गेट पे आपको खड़े दिख रहे हैं ये यहूदी हैं, और ये जो गेट है ये इन दोनों फ़लस्तीनी हस्बैंड वाइफ के घर का गेट है, और वो भी देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप कैसे हमारे घर में रह सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो चुरा लिया है। आप इस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे कि किस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के घर चोरी किए हैं और जो इनको वापस कभी नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें कि आपके घर में कोई आ जाए जो परेशान था, जैसे कि हिटलर ने इन लोगों को परेशान किया था, इस वजह से ये लोग यहाँ आए थे। फिर वो परेशान था, आपने उसको कहा कि ठीक है कुछ देर यहाँ रह लो, जब हालात ठीक हो जाएं तो आप चले जाइएगा, और फिर वही जो मेहमान है वो आपके घर पर आहिस्ता आहिस्ता करके कब्ज़ा कर ले और आप ही के घर से आपको बाहर निकाल दे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये आप महसूस करके देखें, आप एहसास करें फ़लस्तीनियों की हालत क्या हो रही होगी। ये ह्यूमन कॉस्ट है जो हमको बताता है 2008 से 2020 तक सिर्फ अगर आप देखें तो कितने जो ये वॉर हुए इसमें कितने फ़लस्तीनी जो हैं ये इंजर्ड हुए, और उसी तरह से तकरीबन 5600 फ़लस्तीन जो हैं वो मारे गए हैं। ये सिर्फ 2020 तक के जो हैं वो 2008 से लेके 2020 तक का जो है वो नंबर है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन हालात के दरमियान आप देखें कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो मैं आपके सामने रख रही हूँ ये 2022 मार्च 31 की है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये इज़राइल का ही है। इस रिपोर्ट को आप ज़रूर जो है वो मीडिया में ये अवेलेबल है, और आप इसको जाकर के ज़रूर पढ़ें कि इसमें कहा गया कि द वे ऑफ terror is the only way open to the Palestinians to fight for their future। इसमें ये लिखा गया है कि इज़राइल ने उनके यानी इन फ़लस्तीनियों के लिए टेरर के अलावा कोई रास्ता खुला छोड़ा ही नहीं है, जिस तरह से उनको रखा गया है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट भी, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इज़राइल ने फ़लस्तीन पर की टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई किया है और किस तरह से वो फ़लस्तीनियों को परेशान करता है। 2022 की वो रिपोर्ट थी। अल जज़ीरा की अगर ये रिपोर्ट आप देखें नवंबर 2023 की है, तो इसमें ये बताया गया कि फ़लस्तीनियों को जो है कैदी बना लिया जाता है, और ये कैदी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जुर्म करें। विदाउट एनी चार्ज या ट्रायल के इनको ले जा करके प्रिजनर्स बना करके कैद कर दिया जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 70 और 75 सालों से हो रहा है। नाज़ी ने क्या किया था, उन लोगों ने जो है, अगर आप ऊपर की तरफ का जो पिक्चर देख रहे होंगे कि पोलैंड में ले जा करके यहूदियों को रखा था, किस तरह से तारों से आप देखिए बाउंड्रीज बना दी गई थी और इसके अंदर इनको रखा गया था। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो बताया जाता है कि इनको कम खाना पानी दिया जाता था और बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों को रखा जाता था। इनका खाना पीना कम देने की वजह ये थी ताकि ये कमज़ोर हो जाएं और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएं। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो इज़राइल ने जो फ़लस्तीनी एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों को वो इसी तरह से जो है वो बाउंड्री वॉल, ये जो केज की तरह जो है आप देख रहे हैं कि रखा है उनको। तो बिल्कुल वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि यहूदियों के साथ अगर किसी ने किया है तो वो अपने आने वाले दिनों में किसी और के साथ ना करते, लेकिन यहाँ उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वही सेम चीज़ वो लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अब इतना सब बर्दाश्त करने के बाद क्या हो जाता है कि
7 अक्टूबर को 2023 पैराग्लाइडिंग के ज़रिए जो है वो कुछ फ़लस्तीनी इसराइल में घुस जाते हैं ऊपर की तरफ से, और किसी तरह से वो जो मेन पॉइंट था क्रॉसिंग का गाज़ा का, जो इसराइल की तरफ वाला, वहाँ का वो बुलडोज़र्स की तरफ से जो है वो तोड़ देते हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो वहाँ पे उस तरफ चले जाएं और कुछ लोगों को जो है वो अपने अंडर में ले लें, और इस तरह से जो है वो उनके अपने जो कैदी हैं जो कि बंद हैं इजरायली जेलों में, उनको छुड़ा सकें। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इस तरह का एक अटेम्प्ट किया। ये होते ही क्या हो जाता है, अक्टूबर 9 को आप देखें कि इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है ये आते हैं और ये खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अब से फ़लस्तीनियों के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कोई खाना नहीं होगा उनको, मतलब क्योंकि इज़राइल की परमिशन से ही खाने के जो ट्रक्स थे वो अंदर जाते थे, तो वो सारा जो है वो बंद कर दिया गया है। ये कब से बंद हुआ है? 9 अक्टूबर 2023। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, वॉर अभी चल रहा है और अब भी ये चीज़ें बंद हैं। इलेक्ट्रिसिटी उनकी काट दी गई है, फिर उसी तरह से कोई फ्यूल अंदर नहीं जा रहा है, फिर सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। और उन्होंने एक और चीज़ कही थी, वी आर फाइटिंग एनिमल पीपल एंड वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली। यानी उनके हिसाब से जो फ़लस्तीनी हैं वो जानवर हैं, और वो कह रहे हैं हम उस तरह से जो है वो अपनी जो एक्शंस हैं आगे की वो उस तरह से कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए बीच में 4-5 दिनों का ज़रूर जो है वो जंगबंदी हुई थी, लेकिन उस वक्त इतनी चीज़ें, इतनी एड या फूड आइटम्स या फ्यूल जा नहीं पाया जो कि गज़ा के लोगों के लिए काफ़ी होता। वहीं अगले ही दिन 10 अक्टूबर को फिर ये जो है वो इज़राइल के आर्मी स्पोक पर्सन, आप इनको जो है वो बहुत बार जब से ये जंग शुरू हुई है, डैनियल हगारी साहब है, इनको आपने देखा होगा, ये आके इस तरह की बातें करते हैं। ये 10 अक्टूबर को कहते हैं, वी आर ड्रॉपिंग हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन गाज़ा, द फोकस इज़ ऑन डिस्ट्रक्शन नॉट एक्यूरेसी। ये कह रहे हैं कि हमको डिस्ट्रक्शन करना है बस गाज़ा का, तो एक्यूरेट जा रहा है या नहीं, बस हमको बम गिराने हैं और गाज़ा को तबाह और बर्बाद करना है। इस तरह करते करते आप देखें कि पहला ये ऊपर की तरफ बिफोर वाला आप देखें कि कितना खूबसूरत फ़लस्तीन, कितना खूबसूरत गाज़ा, और ये बमबारी के बाद वो कैसा हो गया। यहाँ जो है जब बमबारी हुई है या हो रही है तो इज़राइल न ये देख रहा है कि बच्चों पर हो रही है या इससे औरतें परेशान हो रही हैं, ये एक कत्लेआम मचा हुआ है। यहाँ एक कोट मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। ये नोआम चॉम्स्की जो अमेरिका के प्रोफेसर हैं और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, इन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में ये बातें बताई हैं। वो कहते हैं कि यू टेक माई वाटर, बर्न माई ऑलिव ट्रीज, डिस्ट्रॉय माई हाउस, क्योंकि यही सब चीज़ें इज़राइल जो है फ़लस्तीनियों के साथ करता है। उनके वाटर पे उसका कंट्रोल है, उनके ऑलिव ट्रीज़ को वो जला देता है, उनके जो घर हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। यू टेक माई जॉब, you steal my land, imprison my father, kill my mother, bombard my country, starve us all, humiliate us all, but I am to blame. I shot a rocket back. एक रॉकेट भी अगर हमस की तरफ से, गज़ा की तरफ से जाता है तो वो फ़ौरन इनको ब्लेम करते हैं, जबकि इनकी अपनी करतूत जो है इस पर ये ध्यान नहीं देते। हमने नकबा की बात की थी 1948 की। उस वक्त हमने कहा था कि तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो फोर्सफुली बाहर निकाल दिए गए ये ज़ायोनिस्ट मिलिटेंट्स के ज़रिए। और अब जब ये वॉर चल रही है 2023 की, तो ख़ुद इज़राइलियों ने कहा दिस इज़ सेकेंड नकबा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जैसे नकबा के दौरान, फर्स्ट नकबा के दौरान जो 1948 में लोग निकले थे अपने सामान लेकर, अपने घर बार, अपने एरिया को छोड़कर, आज भी वही चीज़ चल रही है। इस जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कैसे भूल सकते हैं कि हॉस्पिटल पे अटैक होता है, आसपास सारी लाशें बिखरी हुई हैं और ये डॉक्टर्स हैं खड़े हैं और ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बॉम्ब्स जो ड्रॉप किए गए गाज़ा में, इसको अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब तक जब भी बॉम्ब अगर मेरे या आपके सामने बोला गया तो हमारे जहनों में आता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो, जैसे कि हिरोशिमा पर जो बम डाला गया था। बताया जाता है कि वो 15,000 टन्स का था, लेकिन गज़ा में 7 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो बमबारी की गई वो तकरीबन 25,000 टन्स थी। यानी हिरोशिमा में जो वर्ल्ड वॉर 2 में दागा गया था बम्स, उससे ज़्यादा तकरीबन 25 दिनों में ही गाज़ा में बमबारी की गई। तो जो हाल हिरोशिमा में हुआ था बर्बादी का, वही हाल आज गाज़ा में हुआ है। आज तकरीबन 61 डेज़ हो चुके हैं। इज़राइल ने अब तक 50,000 टन ऑफ एक्सप्लोजिव को जो है वो गाज़ा के सिविलियंस पर दागा है। कल ही फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने एक बात कही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा अप्रोचेस दैट caused by carpet bombing of German cities in World War II। जर्मन सिटीज़ की फ़ोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 कई सालों तक चला। उतने सालों में जो जर्मनी में कारपेट बॉम्बिंग हुई थी और उससे जो बर्बादी हुई थी, उस तरह का डिस्ट्रक्शन गाज़ा में सिर्फ 2 महीनों में हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन गाज़ा। ये यूएन की एजेंसी है, इनके हिसाब से अगर जो लोग हैं गाज़ा के, वो अगर फ़लस्तीन जो इज़राइली अटैक्स से अगर नहीं मरेंगे तो दे विल डाई फ्रॉम पोल्यूशन एंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अगर वो इज़राइली एयरफोर्स के स्ट्राइक से बच भी गए तो पोल्यूशन अब इस बमबारी की वजह से इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये या तो एयर पोल्यूशन की बीमारियों से मर जाएंगे या तो फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस के फैलने की वजह से मर जाएंगे। 60 दिनों में ये जो इस्राएली जेनोसाइड हो रहा है, इसमें गाज़ा स्ट्रिप में क्या हुआ है 7 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2023 तक, इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। आप देखें कि 21,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 8,700 बच्चे हैं जो मारे जा चुके हैं। तकरीबन 4,400 औरतें हैं और 19,800 से ज़्यादा सिविलियंस हैं। उसी तरह से 40,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। 75 जर्नलिस्ट अब तक मारे जा चुके हैं और डिस्प्लेस्ड पीपल की आप तादाद देख लें, ये तकरीबन 18 लाख से भी ज़्यादा है। जो घर हैं जो बर्बाद कर दिए गए हैं, उनको अगर आप देखें तो ये 61,000 से भी ज़्यादा हैं। वहीं बहुत सारी जो हैं वो प्रेस हेडक्वार्टर्स जो हैं, तकरीबन बताया जाता है कि 150 हैं जिनको डैमेज किया गया। 265 अराउंड जो हैं वो डैमेज स्कूल्स हैं। वहीं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को भी डैमेज किया गया और वहीं तकरीबन 101 मस्जिदें और 3 चर्चेज़ हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सिर्फ 60 दिन में डिस्ट्रक्शन हुआ है, जबकि जंग अभी जारी है। यहाँ मैं एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगी। ये मोहम्मद सफ़ा हैं और ये PVA मेन रिप्रेजेंटेटिव एट UN हैं। इनफैक्ट थे मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आज ही इन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से। ये लिखते हैं कि इज़राइल हैज़ ब्रोकन 62 यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस विद एब्सोल्युटली नो कॉन्सिक्वेंसेस। जबकि वो आगे लिखते हैं इराक ब्रोक 2 and got invaded and destroyed by the
यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 8 years। समझें आप इस बात को, किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं ये सपोर्ट कर रही हैं इस तरह की जेनोसाइड में भी इज़राइल की। वहीं मैं आज का ये ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगी, और ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इन्होंने जो है वो इन्वोक किया है आर्टिकल 99, जबकि इसका इस्तेमाल ये बता रहे हैं कि जब से ये इस पोस्ट पर हैं इन्होंने पहली बार किया है। वहीं कुछ जानकारों के हिसाब से पिछले 30 सालों में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ आर्टिकल 99 का। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से यूएन ने इस बात पर ध्यान देना होगा कि सीज़ फायर हो जाए। अब कल की ही बात है कि इज़राइल जो है किस तरह से तकरीबन 1.8 मिलियन फ़लस्तीनियंस को एक एयरपोर्ट से भी कम एरिया में रखना चाह रहा है। उनको कह रहा है कि आप वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ चले नहीं जाएंगे तो बचा हुआ जो एरिया है वहाँ पर हम बमबारी करने वाले हैं। यही चीज़ खान यूनिस के बारे में भी कही गई थी कि आप नॉर्थ से निकलिए, गज़ा से निकलिए, खान यूनिस की तरफ जाइए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से खान यूनिस की तरफ भी बमबारी की जा रही है। हम आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह हम सब का मददगार है। अल्लाह फ़लस्तीनियों की भी ज़रूर मदद करेगा, और फ़लस्तीन जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। अगर आप चाहते हैं कि बनी इसराइल की या यहूदियों की या हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ें, या फ़लस्तीन की हिस्ट्री अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो आप क़ससुल अंबिया जो इब्न कसीर की है इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर उसी तरह से किताब है पैलेस्टाइन यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, डॉक्टर तारिक की, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एटलस देखना है तो एटलस ऑफ कुरान जो दारुस्सलाम का है उसको देख सकते हैं। आप बहुत सारी बातों को और ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। वस्सलामु अलैकुम।